नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। और इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़े में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी घमासान की। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। वह 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे। 1 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वह गिरफ्तारी के बाद के 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। पीठ ने कहा कि चुनावों में 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ईडी दिल्ली के शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना था कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। इसके साथ ही आप को भी आरोपी बनाया गया। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे थे। 1 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। इस तरह से वे गिरफ्तारी के बाद के 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म कर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे
दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। अंतरिम जमानत का आधार कोर्ट ने कहा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में दलीलें। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका को रोजमर्रा के मामलों में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। संसद पहुंचने को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम धीरे धीरे रोचक ही नहीं रोमांचक भी होने लगा है। देवीपाटन मंडल की 4 सीटों में घमासान देखा जा रहा है और खास तौर से कैसरगंज सीट सर्वाधिक चर्चा में है। 4 राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कोई बाबा तो कोई नाना की विरासत संभालने के लिए सियासी पिच पर खुद को आजमा रहा है, तो वहीं पिता की सियासी विरासत संभालने का भी जोर दिखाई दे रहा है। मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के लिए रिश्तों की दुहाई दी जा रही है, पुराने संबंधों को भी खंगाला जा रहा है। देखिए राजनीति की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। कैसरगंज सीट से कब कौन चुना गया? 1952 के लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा से शकुंतला नायर, 1997 में कांग्रेस से भगवान दीन मिश्र, 1962 में स्वतंत्र पार्टी से बसंत कुंवर, 1967 व 1971 में भारतीय जनसंघ से शकुंतला नायर, 1977 में भारतीय लोकदल से रुद्रसेन चौधरी, 1980 व 1984 में कांग्रेस से राणावीर सिंह, 1989 में भाजपा से रुद्रसेन चौधरी, 1991 में भाजपा से लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, 1996, 98, 99 व 2004 में सपा से बेनी प्रसाद वर्मा, 2009 में सपा से ब्रजभूषण शरण सिंह, 2014 व 2019 में भाजपा से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद चुने गए। देवीपाटन मंडल का चुनावी रण। देवीपाटन जिले की 4 सीटों पर उत्तराधिकार की राजनीति गहरी है। राजनीतिक परिवारों की पीढ़ियों के कार्यों के कारण राजनीतिक माहौल भी बदलता दिख रहा है। पहले महज 3 सीटों को लेकर विरासत की लड़ाई तेज थी, लेकिन अब कैसरगंज में एक सियासी पहलवान के बेटे के आने से और भी सियासी रंग चढ़ गया है। अन्य राजनीतिक दल भी परिवार की रणनीति का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों की हरकत से परिवार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ताकत दिखाकर स्थिति को अपने लाभ में बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य सादगी की मदद से बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। देवीपाटन का आंगन जहां सियासी रंग खूब खिलते हैं,
पूरे प्रदेश में एक अलग ही रूप धारण करता है। भाई भतीजावाद से अछूता नहीं रहा सियासी मैदान। आपको बता दें कि इस देश की राजनीति में भाई भतीजावाद एक निरंतर मुद्दा है और कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले लोग इससे नजरें नहीं हटाना चाहते। दूसरी ओर कई वर्षों से राजनीति में शामिल होने के कारण अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की नींव रखने की प्रक्रिया नई नहीं है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और गोंडा शहर से 4 बार सांसद रहे राजा आनंद सिंह ने 1996 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक विरासत सपा से अपने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को सौंप दी थी। कीर्तिवर्धन सिंह भी निर्वाचित हुए और अब तक 4 बार सांसद रह चुके हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में देवीपाटन मंडल की किसी भी सीट पर हाथ का पंजा नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत मंडल की 4 सीटें सपा के खाते में गई हैं। कांग्रेस का हाथ इस बार सपा की साइकिल के साथ है। इत्तेफाक कहें या खुद किस्मती, कमजोर संगठन व संसाधनों से जूझ रही कांग्रेस इस बार चुनावी रण से बाहर है। 2009 में लौटा था कांग्रेस युग। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का युग लौटा था। कांग्रेस ने देवीपाटन मंडल की 3 सीटें जीती थी। गोंडा लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, बहराइच सुरक्षित सीट से कमांडो कमल किशोर, श्रावस्ती से विनय कुमार पांडे सांसद चुने गए थे। कैसरगंज सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जीत दर्ज की थी। युवा राजनीति का आगाज। बता दें कि देवीपाटन मंडल के चुनावी समर में युवा कदमों की चाल से जहां सियासत के जवां रंग बिखरे हैं, वहीं अनुभवी राजनीतिज्ञों की कदम ताल से सियासी संदेश भी मिल रहे हैं। 4 संसदीय सीट में 3 पर सियासत की नर्सरी खिली हुई है। राजनीतिक दलों ने समीकरण साधने या फिर राजनीतिक गोटियां फिट करने के लिए प्रत्याशी तय किए, लेकिन युवा राजनीति का आगाज हो चुका है। अंजाम के लिए पर्दे के पीछे से सियासी अखाड़े के माहिर खिलाड़ी भी दम दिखा रहे हैं। इससे मंडल की सियासी जमीन रोचकता के साथ ही रोमांचक दौर से गुजर रही है। आम आदमी भी सधी निगाहों से सियासी पैतरों को देख रहा है और अपने मन ही ताना बाना बुन रहा है। देवीपाटन मंडल की कैसरगंज सीट चर्चा में। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव की शुरुआत से ही मंडल की कैसरगंज सीट चर्चा में रही। पहले प्रमुख दलों की ओर से दावेदार तय करने में खामोशी चर्चा में रही। उसके बाद भाजपा ने युवा प्रत्याशी तय किया। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारकर एक नए युग की शुरुआत की। ये अलग बात है कि सपा और बसपा ने भी कड़ी घेराबंदी की, लेकिन युवा राजनीति के आगाज से सियासी अंदाज भी बदला दिख रहा है। अब ये सीट सियासत की नई लहरों से झूम रही है। इसके साथ ही गोंडा संसदीय सीट में भी युवा शक्ति कदम बढ़ा रही है। ये अलग बात है कि युवा के साथ नारी शक्ति भी दम दिखा रही है। सपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा मैदान में जुटी हैं। उनका मुकाबला युवा राजनीति को धार देते हुए राजनीति के महारथी बन चुके भाजपा के कीर्तिवर्धन सिंह से है। इस तरह यहाँ का सियासी रंग भी सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा बसपा ने भी युवा चेहरे को महत्व दिया और सौरभ मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। इससे समीकरण साधने का दाव भी बसपा ने चला है। तो वहीं बहराइच संसदीय सीट पर भी भाजपा ने सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के बेटे को मैदान में उतारकर युवाओं को साधने की जुगत लगाई है। ये बात अलग है कि वहां सपा और बसपा ने भी घेराबंदी कर रखी है। इस तरह मंडल की 3 सीटों पर 4 युवाओं का जोश और उत्साह राजनीति की नई उम्मीदें दिखा रहा है। मंडल में पहली बार ऐसा है कि सभी दलों ने युवाओं पर भरोसा जताया है।
बसपा ने 1, सपा ने 1 और भाजपा ने 2 युवा उम्मीदवार दिए हैं। आपको बता दें कि देवीपाटन मंडल की जमीन एक बार फिर एक नई इबारत लिखने जा रही है। कभी देश को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, शकुंतला नायर, के नायर, आरिफ मोहम्मद खां, सत्यदेव सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा सरीखे राजनीतिज्ञों को मौका दिया। अपने आंगन से सियासत की ऐसी पौध दी जो पूरे देश की राजनीति में चरम पर पहुंचे। यहीं से पद्मश्री बेकल उत्साही जैसे शायरों को भी राजनीति में अवसर मिला। बता दें कि देवीपाटन मंडल की भूमि राजनीतिक रूप से उर्वरा है। किसी भी क्षेत्र में यहाँ के युवा पीछे नहीं है। दलों ने इस बार युवाओं को अवसर दिया है। इससे राजनीतिक रूप से जनपद की युवा शक्ति समृद्ध होगी और आने वाले दिनों में इसके बदलाव भी दिख सकेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। एक बार फिर से चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है और जिक्र पंजाब की सियासत का। पंजाब की सियासत में हॉट मानी जा रही पटियाला सीट पर इस बार दिलचस्प जंग है और बदले सियासी समीकरणों के कारण पहली बार यहां चौंकाने वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट से आपने अपने सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी और बीजेपी ने 4 बार की सांसद परनीत कौर और शयद ने एनके शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अब तक पटियाला में कांग्रेस और अकाली बीजेपी गठबंधन और आपके बीच ही मुकाबला देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं। क्या कुछ बदलाव है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पटियाला सीट पर चौकोना मुकाबला। पटियाला सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ये 9 सीटें नाभा, पटियाला रूरल, राजपुरा, डेराबस्सी, घनौर, सनौर, पटियाला, सामना और शुतराना। इन 9 विधानसभा सीटों में से नाभा और शुतराना की सीटें एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित हैं। आपको बता दें कि 2019 में इस सीट से परनीत कौर कांग्रेस के टिकट पर चुनकर लोकसभा पहुंची थी। पंजाब की सियासत में हॉट सीट मानी जा रही पटियाला सीट पर इस बार बदले सियासी समीकरणों के कारण पहली बार चौकोना मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट से आपने अपने सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी, भाजपा ने 4 बार की सांसद परनीत कौर और शयद ने एनके शर्मा को मैदान में उतारा है। जबकि अब तक पटियाला में कांग्रेस और अकाली भाजपा गठबंधन व आप के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता था। राजनीतिक पार्टियों की कड़ी अग्नि परीक्षा। दरअसल इस बार पटियाला में सभी राजनीतिक पार्टियों को कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक तरफ ये सीट किसान आंदोलन की वजह से पूरे देश में चर्चा में है, दूसरा परनीत कौर के भाजपा में जाने के बाद बदली परिस्थितियों ने यहां की सियासी फिजा भी बदल दी है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण पंजाब की राजनीति में हमेशा से महत्वपूर्ण रही पटियाला की सीट पर इस बार मुद्दों से ज्यादा किसानी आंदोलन व पार्टियों के बीच चल रही अंतर्कलह भारी पड़ रही है। इस बार पटियाला में सभी राजनीतिक पार्टियों की कड़ी अग्नि परीक्षा है। घग्गर नहर मामला बड़ा मुद्दा है। पटियाला में घग्गर नहर की मार से होने वाले आर्थिक नुकसान हमेशा से ही बड़े मुद्दे रहे हैं। हर बार सभी सियासी पार्टियां घग्गर की समस्या के स्थायी समाधान को दावे बहुत करती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता। इसके अलावा सालों से लटक रहे 500 करोड़ की लागत वाले कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, डेयरी शिफ्टिंग और 206 करोड़ की छोटी बड़ी नदियों के मजबूतीकरण व सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट भी प्रमुख मुद्दे हैं। बेरोजगारी दूर करने को इंडस्ट्री भी स्थापित नहीं की गई। लोग बेसब्री से इन प्रोजेक्टों को पूरा होने की बाट जो रहे हैं ताकि उनकी पीने के पानी की समस्या के साथ साथ डेयरियों के गोबर से सीवरेज जाम की समस्या का अंत हो सके। ठंडे बस्ते में राजिंदरा झील का प्रोजेक्ट।
बता दें कि पटियाला को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए मॉल रोड स्थित ऐतिहासिक राजेंद्रा झील के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में है, जबकि अब तक इस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन पटियाला में इस बार के चुनाव में लोगों के ये मुद्दे कहीं खो गए लगते हैं। चुनाव पर शंभू व खनौरी बॉर्डर पर चल रहा किसानी आंदोलन और पार्टियों के अंदर चल रहा आपसी कलेश भारी पड़ता नजर आ रहा है। अंतर्विरोध का सामना कर रहे बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी। दरअसल आंदोलनरत किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान कर रखा है कि चुनाव प्रचार के लिए आने वाले भाजपा उम्मीदवारों से सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर उन्हें घेर कर काले झंडे लेकर विरोध किया जाएगा। इस ऐलान के तहत पटियाला में भाजपा उम्मीदवार परनीत कौर का अब तक कई हलकों में किसानों की ओर से विरोध किया जा चुका है। यही नहीं, परनीत के चुनाव प्रचार से खाटी भाजपाइयों ने भी लगातार दूरी बना रखी है। दरअसल उनकी मांग थी कि किसी टकसाली भाजपा नेता को ही टिकट मिलनी चाहिए। ऐसे में पटियाला से 4 बार सांसद रही परनीत कौर के लिए इस बार जीत की डगर आसान नहीं है। उन्हें 2 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर धर्मवीर गांधी को टिकट देने से कांग्रेस में भी अंतर्कलह चल रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान और खुद प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वैंग के समझाने के बाद नाराज हल्का इंचार्जों ने बीते दिनों डॉक्टर गांधी के अपने अपने इलाकों में कार्यक्रम कराए, लेकिन अंदर खाते ही खाटी कांग्रेसी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर गांधी का कितना समर्थन करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं देश भर में वोटर्स में मतदान को लेकर जागरूकता की कवायद तेज हो गई है, यानी कि जारी है। यूपी के बहराइच में रैली निकाली गई और इस दौरान नारे भी लगाए गए, वोटिंग का संदेश भी दिया गया और मजबूत होगा लोकतंत्र, जन जन को यह संदेश पहुंचाया गया। बढ़ाए वोटिंग का क्रेज, देखिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट की जुबानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला प्रशासन ने वोटिंग की अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से गुरुवार को शहर में बाइक रैली निकाली। ये जो आज बाइक रैली निकाली गई है, ये डीएम मैडम के निर्देशानुसार निकाली जा रही है, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार स्वीप एक्टिविटी का ही एक हिस्सा है। इसमें मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि 13 मई और 20 मई को सभी बढ़ चढ़ कर मतदान करें और मतदान का प्रतिशत जनपद का बढ़ाएं। और इसी के लिए विभिन्न वर्गों से और व्यापार मंडल के साथ साथ अन्य भी जो संस्थान है उनका सहयोग लेकर एक बाइक रैली आयोजित किया जा रहा है। बाइक रैली में बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के व्यापारी संगठनों ने वोटरों के बीच जागरूकता बढ़ाने की इस पहल का समर्थन किया। आज मतदाता जागरूकता को लेकर के एक रैली निकाली जा रही है और इसलिए निकाली जा रही है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो अधिक से अधिक बढ़े और एक सक्षम सरकार आम जनमानस को जो भाए और आम जनमानस का जो काम करे, ऐसी सरकार चुनने के लिए हमें अपने घरों से निकल करके वोट डालना चाहिए। यही संदेश व्यापार मंडल आज आम जनमानस को देने के लिए जा रहा है। ये जो हमारी रैली निकल रही है, इससे हमें पूरे अपने जनपद को जागरूक करना है, क्योंकि सभी लोग आलस में है, निकले वोट डालें और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को वोट जरूर डालना पड़ेगा। बाइक रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं। रैली में शामिल हुए लोगों ने महिलाओं से वोटिंग के दिन बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने वोट की ताकत को पहचानना चाहिए। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि बहराइच जैसे सिटी में ऐसी रैली का आयोजन हमारी डीएम मैम एंड सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने किया। ये बेसिकली लोगों को जागरूक करने के लिए, एंड बेसिकली हम लोग तो इसलिए निकले हैं कि लेडीज जागरूक हो कि उनका पूरा हक है कि वो ये चुने कि उन्हें किसे लीड करना चाहिए और वो ये डोर अपने हाथ में थामे। जो विगत जितने स्टेजेस में अपने यहाँ चुनाव हुए हैं उसमें काफी लो परसेंटेज हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अपने यहाँ 75-80% का योगदान रहे, ताकि पूरे इंडिया में बहराइच लोकसभा का एक नाम हो जाए। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में आने वाले बहराइच में 13 मई को वोटिंग होगी। बहराइच जिले के कुछ हिस्से कैसरगंज लोकसभा सीट के तहत आते हैं। इस सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे।
चुनावी अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।